मैं आती हूँ विभा जी की तरफ। विभा जी, इतनी सारी किताबें, इतनी सारी ट्रांसलेशंस, इतने सारे थिएटर प्लेज, एक्टर है, फोक म्यूजिक में बहुत सारा काम किया है। आपका दृष्टिकोण क्या है? क्या आप कुछ ढूंढ रही हैं इन सब चीज़ों में? जी, मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि जैसे सुनैनी म्यूजिक घराने से है, मैं टीचर घराने से हूँ। मेरे नाना जी से लेके मेरी माँ, बाबूजी, मेरी बहन, मेरी भाभी, मेरी देवरानी, मेरी जेठानी, ये सब के सब टीचर रहे हैं और वो टीचर के गुण मेरे में भी आए हैं। दूसरी बात कि मैं सेल्फ टॉट हूँ, जो कुछ भी सीखा है मैंने अपने ही बलबूते। मैं किसी अच्छे स्कूल कॉलेज पूरी पढ़ाई की है, लेकिन एक जो होता है वो वहाँ मैं नहीं गई। तो हमने, और एक छोटे से जगह मधुबनी से आई हूँ, हमने अपने यहाँ जो देखा है, जिस हिसाब से देखा है कि लिटरेचर में खास तौर से जब हम बात करते हैं, हमारे यहाँ मिथिला में आदिकवि विद्यापति का नाम आप सबने सुना होगा। तो आदिकवि विद्यापति से हम अपने साहित्य की शुरुआत करते हैं और हम भूल जाते हैं कि 3000 साल पहले, लगभग 3000 साल पहले 19वें 19th तीर्थंकर के रूप में मल्लिनाथा हो गई हैं, जो मिथिला से थी, जो राजा कुंभ और प्रजावती की पुत्र थे, और जो कहा जा रहा है कि वो बाद में वो पुत्री हो गई। तो ये भी एक विमर्श को खड़ा करता है, जो आज हम जिस विमर्श की ओर चलते हैं। तो आप ये सोचिए कि 3000 पहले के साहित्य को हमने वहां से काट दिया और हमने स्थापित किया 14th सेंचुरी में हुए विद्यापति से। तो हमारा विमेन कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ चला गया। आते हैं प्रोग्रेसिव और मॉडर्न मैथिली लिटरेचर में। तो जो मैथिली लिटरेचर की सबसे बड़ी राइटर हैं हो चुकी हैं, वो है लिली रे। जैसे इसमें तापा को एक रजाई लिहाफ से उनको टैग कर दिया गया, अभी आपने बताया उनको टैग कर दिया गया, उसी तरीके से लिली रे को रंगीन पर्दा नाम की कहानी से उनको टैग कर दिया गया, जो कहा जाता है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप पे है, सास और दामाद के रिश्तों पे है। जबकि उसके पहले भी उन्होंने कहानी लिखी थी रोगिणी। और प्रेशर, सोसाइटिकल प्रेशर, जो जिसे हम कहें कि पेट्रियार्की प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उस समय उन्हें अपना नाम बदल करके कल्पना शरण के नाम से उन्हें लिखना पड़ा था। वो 2 कहानियां उन्होंने लिखी। बाद में जब खोज हुई कि भाई कौन है कल्पना शरण और कुछ ये, और फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई, तो फिर उन्हें अपना नाम डिस्क्लोज करिए, अपना नाम उन्हें ये करना हुआ, और फिर वो लिली रे के नाम से लिख रही थी। तो हमारे यहाँ हम ये कहते हैं कि जब भी हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, उस सोसाइटी में हमें मान लिया गया है कि औरतें हैं। और अभी मैं एक और व्यक्ति का नाम लूंगी जिन्होंने अपना नाम बदल दिया सीता संप्रदाय में ज्वाइन करने के लिए। सीता के प्रति अपना सखा भाव, सीता आप सब जानते हैं, आजकल ये दूसरी बात है कि सीता बेचारी पीछे चली गई है। हमारी परंपरा में सीताराम कहा जाता था, आज सीताराम की सीता कहीं पीछे चली गई है, आज जय श्री राम हो गया है। तो इस जय श्री राम को हमने आगे कर दिया है, हमने सीता को पीछे धकेल दिया है। तो ये सीता को पीछे धकेले जाने की परंपरा, मल्लिनाथा को पीछे धकेले जाने की परंपरा, या लिली रे को पीछे धकेले जाने की परंपरा हमने बना के रखी है। और हम ये मान के चलते हैं कि औरतें क्या हैं, औरतें तो बस ऐसी हैं। अभी जब हम इस पे बात कर रहे थे कि एक और हमारे यहाँ मिथिला के गायक हो गए हैं, उन्हें लिटरेचर में अभी तक स्थान नहीं दिया गया है। उनका नाम है स्नेहलता। अब इस गाली गीत की बात कर रही थी, मैं जब उस पर आऊंगी तो मैं स्नेहलता के बारे में बताऊंगी। स्नेहलता, जैसा कि नाम से आपको लग रहा है, किसी महिला का नाम होगा। स्नेहलता का असली नाम, पूरा नाम कपिलदेव ठाकुर है, और उन्होंने सीता संप्रदाय को सखी भाव जताने के लिए अपना नाम बदल करके स्नेहलता रखा, और स्नेहलता के नाम से उन्होंने लिखना शुरू किया, और ताउम्र उसी नाम से वो जाने जाते हैं। लेकिन महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत या संस्कार जब ये होता है तो कहा जाता है कि औरतें, हमारे यहाँ कहा जाता है कि झोटैला पंचक झौहर, मतलब झोटा ये बाल हो गए, और पंच को पंचाव समझ ले, और झौहर मतलब बकवास, उलझुल बातें। तो वो मतलब जो है ना, ऐसी औरतों की उलझुल बातें जो है वो गाती हैं।
हाँ, तो जबकि आप किसी भी गान, किसी भी रीत रिवाज, कस्टम, शादी हो, मुंडन हो, उपनयन हो, ये उन सारी जगहों पर आप महिलाएं ही गाती हैं, बल्कि महिलाओं को आगे खड़ा कर दिया जाता है, जो मैं गाली गीत में आपको बताऊंगी कि वो आगे आकर के आए और बात करें। तो वैसी जगहों में मैं ये मानती हूँ कि हम औरतों की लड़ाई, अगर हम ये मानते हैं कि स्त्री है, साहित्य है और संगीत है, तो स्त्री तो है ही, और स्त्री की तरह ही सोचेगी, क्योंकि उसे नेचर ने स्त्री बना करके भेजा है। और नेचर इतना बेवकूफ नहीं है, प्रकृति बेवकूफ नहीं है। प्रकृति और पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों को बहुत अच्छे से डिफाइन करके भेजा है कि तुम शरीर से मजबूत हो तो हम मन से मजबूत हैं, तुम्हारे अंदर कुछ और ताकत है तो हमारे अंदर कुछ और ताकत है, और जब वो दोनों ताकत मिलती हैं तब सुंदर सृष्टि का निर्माण होता है। अन्यथा हम और आप एक दूसरे पर ब्लेम करते रहेंगे और चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो स्त्रियां हैं, वो अपने ही तरह से सोचेंगी। आप कोई ये कहे कि अरे वो आदमियों की तरह नहीं सोचती, क्यों सोचेंगी? आदमियों की तरह वो तब सोचेंगी तो विध्वंस करेंगी, वो नाश ही करेंगी, वो युद्ध करेंगी, वो ये करेंगी। औरतें तो जैसा इन्होंने बताया कि वो युद्ध करके जो आते हैं उसमें मलम कपट्टी करने जाती हैं। आप जो रॉयट भी करने जाते हो, रॉयट करके आते हैं, घर आकर के फिर चाय उनको कौन देता है? तो स्त्रियों की तरह ही सोचेंगी, और स्त्रियां जहां हैं वहां साहित्य है, क्योंकि स्त्री माँ है, और स्त्री ही लोक संगीत रचती हैं, स्त्री ही लोक कथाएं रचती हैं, स्त्री ही लोक गीत गाती हैं, स्त्री ही अपने गोद के बच्चे को पहली वाणी देती है और उसको तमाम चीजें सिखाते हुए, बताते हुए। तो स्त्रियां अपने हिसाब से ही रचेंगी। हाँ, अब ये है किस्सा से समाज हमें यह सोचे और यह कहे कि हाँ भाई, ये तुम्हारा संसार है, और उस संसार में तुम अपने हिसाब से, तुम्हारे संसार का सागर है, उस संसार के समुद्र में तुम अपने किस हिसाब से तैरती हो, किस हिसाब से उसमें कूदती हो, जंप करती हो, नीचे जाकर के कितने माणिक मोती लेकर के आती हो। और स्त्रियां माणिक मोती लेकर आती हैं, वो तो तलछट पर से भी लेकर के आ जाती हैं। डूबेंगी तो जितने गहरे डूबेंगी उतना लेकर के आएंगे। फिलहाल थैंक यू। बात हो रही है, आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही